नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का आज 8वां दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, उस पर भी रहेगी हमारी निगाह। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार शर्मा, जो हमें लोकसभा से जुड़ा हुआ अपडेट देंगे। साथ ही हमारे साथ अखिलेश सुमन भी जुड़े हुए हैं, जो हमें राज्यसभा से जुड़ा हुआ अपडेट देने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे साथ वर्चुअली वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं। हम अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज केंद्रीय बजट के दूसरे प्रक्रम के अंतर्गत 5 मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा होना सूचीबद्ध है। साथ ही विनियोग विधेयक 2023 होगा विचार तथा पारित किए जाने के लिए पेश। राज्यसभा में आज कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कामकाज पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही 5 अन्य मंत्रालयों के कामकाज पर होगी उच्च सदन में चर्चा। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे कई अहम प्रश्न। शून्यकाल के दौरान सांसद उठाएंगे लोकहित से जुड़े हुए तमाम मुद्दे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं लोकसभा में आज यानी कि बजट सत्र के दूसरे चरण के 8वें दिन क्या कुछ खास रहने वाला है। बजट सत्र के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के लिए आवंटित बजट पर चर्चा की जाती है। इसी क्रम में आज साल 2023-24 के लिए 5 मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होना कार्यसूची में शामिल है। ये मंत्रालय हैं रेल मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है। साथ ही सदन में शाम 6 बजे के बाद साल 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में अनुदानों की बकाया मांगों को सभा की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही विधेयकों की संभावित सूची में एक विनियोग विधेयक पेश किए जाने और विचारित और पारित किए जाने के लिए शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में विनियोग विधेयक 2023 को पेश करेंगी। साथ ही वो इस विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव भी सदन में रखने वाली हैं। नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह 2 फरवरी को विमानन उद्योग को हानि से संबंधित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि से संबंधित एक वक्तव्य देंगे। साथ ही जल शक्ति राज्य मंत्री विशेश्वर टूडू मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित वक्तव्य सदन में देने वाले हैं। सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न अहम पत्र सभापटल पर रखे जाना और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। लोकसभा में 3 दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि भी आज दी जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा में स्थायी समिति से संबंधी कई अहम प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। अगर बात करें विवरणों की, तो सांसद जयंत सिन्हा वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद रमेश विधूड़ी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद रमा देवी सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करने वाले हैं। सांसद रविंद्र कुशवाहा उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी पवन कुमार शर्मा का। पवन, आज 8वां दिन है बजट सत्र के दूसरे चरण का। आज भी बहुत महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। अगर बात करें लोकसभा की कार्यसूची में क्या कुछ खास रहने वाला है, बारीक नजर आपकी? कि जो लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई चले, क्योंकि ये बजट सेशन है और बजट सेशन में फाइनेंस बिल का और एप्रोप्रिएशन बिल जो विनियोग विधेयक रहता है उसका पारित होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि लोकसभा में जो है
वो एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 था, वो पारित हो गया 21 मार्च को। तो ये तो वहाँ हो गया। इसका महत्व क्या है प्रद्युम्न जी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जो एप्रोप्रिएशन नंबर 2 बिल था, जो कि पिछले वर्ष का रहता है, उसके लिए 2,70,05,09 करोड़ का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, सरकार का जो फंड रहता है, उससे जो कल्याणकारी प्रोग्राम चलते हैं, स्कीम चलती है, उनके लिए ये खर्चा संसद ने उसको मंजूरी दे दी। तो इतना महत्वपूर्ण है। ये तो एप्रोप्रिएशन बिल था पिछले वर्ष का। तो अब आगे जो इस वर्ष का विनियोग विधेयक है और जो फाइनेंस बिल है, जो बजट पेश किया गया था, उसका पारित होना बहुत जरूरी है। इस लिहाज से ये बहुत जरूरी है। तो इस बार जो आज जो है लोकसभा में ये लिस्टेड भी हैं सारी चीजें, तो ये पारित हो जाए एप्रोप्रिएशन बिल, क्योंकि लगा हुआ है पारित होने के लिए, वो लिस्टेड है। तो उम्मीद है कि वो भी आज यहाँ से पारित हो जाएगा लोकसभा से। और जहाँ तक जो अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगे होती है, उन पे विचार की बात है। जैसा आपने बताया कि महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं, रेलवेज है, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज है, ट्राइबल अफेयर्स है, टूरिज्म एंड कल्चर है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ये ऐसे विभाग हैं प्रतिबिंब जी के, जिनका जनता से सीधा सरोकार रहता है। कोरोना से देश जो है वो उभरा है, अच्छी स्थिति में आया है। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को लेकर और भी जो स्कीम्स हैं वो उसमें हैं, टूरिज्म है, कल्चर है, ये सारी चीज़ें जो है, ट्राइबल अफेयर्स है, जितने भी वर्ग हैं, समाज के अलग अलग वर्ग हैं, उनसे संबंधित अलग अलग मंत्रालय हैं। और उनके लिए जब चर्चा होगी, उनके लिए जो आवंटन हुआ है बजट में, जो वित्त का जो आवंटन हुआ, जब वो पारित होगा संसद से, तभी वो आगे चल पाएगा। तो ये महत्वपूर्ण सारी चीजें हैं। तो इसके अलावा जो है, ये तो है ही, क्योंकि डिस्कशन होना है, लिस्टेड है और एप्रोप्रिएशन बिल है। और इसके अलावा रिपोर्ट्स, 4 रिपोर्ट्स है महत्वपूर्ण, वो भी आज जो है पटल पर रखी जानी है, जिसमें कि फाइनेंस से संबंधित है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से संबंधित है, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट से संबंधित है, और इंडस्ट्री से संबंधित है। ये इन रिपोर्टों में भी जो है वो जनता के कल्याण के लिए चीज़ें होती है, सिफारिशें करती है कमेटी और सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी रखी जानी है। हालांकि सबसे पहले आज जो है, क्योंकि दिवंगतों को श्रद्धांजलि से शुरुआत होती है लोकसभा में, तो वो पहले 3 सांसदों को उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद पेपर ले करेंगे। 7 मंत्री हैं प्रतिबिंब जी जो कि पेपर ले करेंगे। तो ये सारा जो विधायी कार्य है ये अच्छे तरीके से चले, तो इसके लिए उम्मीद है। पर हम जैसे जानते हैं कि ये व्यवधान चला हुआ है, पर वित्त विधेयक है तो पक्ष भी समझता है, विपक्ष भी समझता है। लोकसभा स्पीकर की तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं, राज्यसभा के सभापति की तरफ से भी कोशिशें हुई हैं, पर ये कोशिशें पूरी तरह सफल हो गई हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि विपक्ष जो है वो अपनी कुछ मुद्दों पर अड़ा हुआ है और सरकार जो है उनकी अपनी चीजें हैं। तो ये थोड़ा बहुत व्यवधान पिछले दिनों में हमने देखा। उम्मीद है, क्योंकि ये सारे के सारे बिल लोकसभा में पारित होने हैं, ये सारे के सारे मनी बिल है प्रतिबिंब जी, तो ये आज लोकसभा में पारित हो गए। जैसा कि जम्मू कश्मीर से संबंधित बिल जो है वो पारित हो गया लोकसभा में, और एप्रोप्रिएशन बिल जो नंबर 2 था वो भी पारित हो गया। उसी तरह उम्मीद है कि आज जो है एप्रोप्रिएशन बिल जो है इंट्रोड्यूस भी होगा, पारित भी हो जाए, और जो डिस्कशन है अलग अलग मंत्रालयों पे, जो अनुदान मांगों पे, वो भी आगे बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद आज है। प्रतिबिंब, ये एप्रोप्रिएशन बिल आपने कहा कि आज ही पारित हो जाएगा, ऐसी संभावना लग रही है। क्या इसी के मद्देनजर क्या बीजेपी जो कि सत्तारूढ़ दल है, उसने अपने माननीय सांसदों को व्हिप भी जारी किया है? कोई ऐसी कोई जानकारी है पवन? बिल्कुल, ये हर तरफ से रहता है, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि ये बजट का सेशन है जो प्रतिनिधि जी, वो इसीलिए है कि जो बजट का जो सेकंड स्टेज का डिस्कशन है और उनके अनुदान मांगे हैं उस पे पारित हो। तो सरकार की तरफ से कोशिश रहती है, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार जो है अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। तो सत्ता पक्ष चाहता है कि ये उनके सांसद वहाँ पे रहेंगे तो ये विधेयक जो है वो पारित हो जाएगा। जैसे कि पिछले विधेयक मैंने कहा आपको, जम्मू कश्मीर का पारित हो गया, और साथ में एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 जो था वो भी पारित हो गया। तो जब ये फाइनेंस बिल और जब ये एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, तभी जो है देश के अलग अलग मंत्रालयों के लिए जो बजट का आवंटन हुआ है 2023-24 के बजट में, तो उसका वो पैसा जो है अलग अलग मंत्रालयों को मिल पाएगा। उसका संसद की मंजूरी, खासकर लोकसभा की, क्योंकि जो वित्तीय बिल है वो यहीं पे होता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी उम्मीद है कि ये लोकसभा में ज़रूर होगा। जी, आपने बहुत कुछ बता दिया है। जो कार्यसूची में आज महत्वपूर्ण कार्य आज सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा प्रश्नकाल की हम हमेशा बात करते हैं कि प्रश्नकाल एक ऐसा विषय है जिसमें सभी दलों के सांसद जो है अपने पार्टिसिपेशन को जो है तय करना चाहते हैं। प्रश्नकाल के दौरान आज लोकसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से 6 सवाल पूछे जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पीएनजी कनेक्शन के उपयोगकर्ताओं में आई
वृद्धि से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही एक प्रश्न प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ के विस्तार से संबंधी भी पूछा जाएगा। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान जल शक्ति मंत्रालय से भी 4 प्रश्न आज पूछे जाने वाले हैं। मंत्रालय से जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। पवन, प्रश्नकाल बेहद महत्वपूर्ण घटक रहता है संसदीय कार्य की। अगर बात करें, कुछ प्रश्न हमने बता दिए हैं अपने दर्शकों को, लेकिन मोटे तौर पर और कौन से महत्व के प्रश्न आज प्रश्नकाल में लोकसभा के भीतर पूछे जाने हैं? प्रतिबिंब, जैसा आपने बताया कि आज 8वां दिन है संसद के दोनों सदनों का, तो पर प्रश्नकाल नहीं चल पाया, हम सभी जानते हैं। तो सभी जो सांसद हैं, मेरी चाहे विपक्ष के सांसदों से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हमारे जो मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, वो हम उठाना चाहते हैं, पर पार्टी का अलग स्टैंड रहता है। तो वो उनकी, क्योंकि वो अनौपचारिक रूप से ये बातें करते हैं, पक्ष की तरफ से भी है कि प्रश्नकाल चलना चाहिए, शून्यकाल चलना चाहिए, जनता के मुद्दों के लिए सारी चीज़ें हैं, पर पार्टी का अलग अलग स्टैंड रहता है। तो ये सभी इच्छा है, उनके ऊपर दबाव भी है, क्योंकि जनता पूछती है प्रतिबिंब जी इस बारे में। तो जहाँ तक आज की, अगर मैं लोकसभा की बात करूँ, प्रश्नकाल की अगर बात करूँ, तो आज जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से संबंधित सबसे ज़्यादा प्रश्न है, 6 प्रश्न हैं। जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित 4 प्रश्न हैं। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित 3 प्रश्न हैं। पावर से संबंधित 2 प्रश्न हैं और रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड 2 प्रश्न हैं। ये सारे के सारे जनता से जुड़े हुए मंत्रालय हैं। मैं आपसे अगर प्रश्नों की बात करूं तो क्वीन ओझा हैं, गुवाहाटी आसाम से सांसद हैं। उन्होंने पीएनजी कनेक्शंस के बारे में पूछा है कि जो ये पाइप्ड नेचुरल गैस है, जो पीएनजी सप्लाई होती है, उसके कनेक्शन क्या बढ़ रहे हैं। उनका प्रश्न ये है, क्योंकि एलपीजी की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, तो पीएनजी के जो कनेक्शंस हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। इस बारे में उन्होंने जानकारी मांगी है क्वीन ओझा ने। एक ऐसा ही प्रश्न जो है वो पूछा गया है, प्राइस ऑफ कमर्शियल एंड डोमेस्टिक एलपीजी को लेकर भी सवाल पूछा है। दीपक बैज हैं, बस्तर छत्तीसगढ़ के सांसद हैं कांग्रेस के। उन्होंने सवाल पूछा है कि जो अभी हाल ही में जो कमर्शियल गैस के 350 रुपये दाम बढ़े हैं, एलपीजी के दाम 50 रुपये बढ़े, उससे संबंधित जो है उन्होंने प्रश्न पूछा है कि उनका ये कहना है कि पिछले 8-9 महीनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो स्थिर हैं, ऐसा उनका कहना है। तो फिर क्यों बढ़ाया गया, इसके कारण उन्होंने पूछे हैं। तो ये सारा जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, सीधा जुड़ता है। फिर एक और प्रश्न है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेकर भी दिनेश यादव है, मधेपुरा बिहार से सांसद है। उनका सवाल है कि क्रूड ऑयल्स के दाम जो हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं। तो ऐसा, क्योंकि अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो सारी सब्जियों के और बाकी चीजों के दाम बढ़ते हैं। जनता से जुड़ा प्रश्न है, तो उनका पवन, आपने बहुत बारीकी से बताया कि कौन कौन से महत्व के प्रश्न आज अलग अलग मंत्रालयों से माननीय सांसदों के द्वारा पूछे जाने हैं। आपने जानकारी उपलब्ध करवाई, अभी तक की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 माननीय सांसद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पशुपति नाथ जी हैं, बीजेपी के लोकसभा सांसद, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और सुजीत कुमार जी, बीजेडी के राज्यसभा सांसद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुजीत जी। और जैसा कि हमने बताया कि अखिलेश कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ वर्चुअली लगातार बने हुए हैं। लोकसभा की अगर बात करें पशुपति नाथ जी, फाइनेंस बिल है तो हर कीमत पर सरकार जो है लोकसभा के भीतर इसे पारित कराना चाहेगी। इसके लिए क्या कुछ खास कोई रणनीति बनाई गई है? क्या लोकसभा के बीजेपी के माननीय सांसदों को कोई व्हिप जारी की गई है? इसके अलावा रेल, जनजातीय कार्य, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, पर्यटन और संस्कृति, स्वास्थ्य, तमाम ये ऐसे मंत्रालय हैं जिन पर आज चर्चा होगी। क्या कुछ खास रहने वाला है सदन के भीतर अगर लोकसभा की बात की जाए तो? पशुपति नाथ जी, आपसे पूछा। देखिए, यह संवैधानिक औपचारिकता है कि हम बजट को लोकसभा और में पारित करवाएं, राज्यसभा में पारित करवाएं, और उस बंधन को हमको पालन करना है। अगर नहीं पालन करेंगे तो यह पूरा देश का कार्य ठप हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जो बजट आया है उसमें सभी विभाग का अलग अलग है, उसको हम पारित करावें, चर्चा कर पारित करवावें,
सुझाव लेकर पारित करावें तो और अच्छी बात है। और ऐसे मजबूरी में जब सदन ऑर्डर में नहीं रहता है, रोज हंगामे का वातावरण हो, तो बहुत से अवसर ऐसा हुए कि जिसमें ग्लोटिन कर एक ही दिन सब बजट को पारित करवा दिया जाता है। लेकिन यह लोकतंत्र के लिए अच्छा रहता कि जनहित के लिए कार्य, जो विकास का कार्य हो, उसको हम अच्छे ढंग से लोगों की राय सलाह लेकर इसको पारित करवाते। लेकिन यह मजबूरी में ऐसा भी समय देखना पड़ता है। अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा होना है सुजीत कुमार जी। ये वैसे तो लोकसभा के भीतर की बात है, लेकिन जब रेलवे जैसे किसी मंत्रालय पर के अनुदानों की मांगों पर जब चर्चा होती है तो कितना महत्व रखती है ये चर्चा और कितना पार्टिसिपेशन होना चाहिए सांसदों का? देखिए, आज राज्यसभा में भी कई सारे अहम मंत्रालयों की अनुदानों की मांग पे चर्चा होने की लिस्टेड है। जैसे स्किल डेवलपमेंट हुआ, रेलवे हुआ, टेक्सटाइल्स हुआ, कोऑपरेशन हुआ, रूरल डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जैसे अभी पशुपतिनाथ जी बता रहे थे, एक गणतंत्र में इस पर चर्चा होनी चाहिए। वैसे तो देखिए, ये गिलोटिन से पास हो ही जाएगा, जो अपना एप्रोप्रिएशन बिल है और फिनांस बिल है, लेकिन और राज्यसभा का कोई खास इसमें है भी नहीं। अगर नहीं भी होगा तो भी वो पास हो ही जाएगा, रिटर्न माना जाएगा। लेकिन आज 8वां दिन है, इतना दुख का विषय है। देखिए, पूरा जो बजट सेशन का सेकंड पार्ट पूरा वॉश आउट होने जैसे हो गया है। और हम लोग कितने उम्मीदें लेके आते हैं संसद में, कितने अच्छे अच्छे 0 आवर का मुद्दा है, क्वेश्चन आवर का मुद्दा है, डिमांड फॉर ग्रांट जैसे अनुदानों की मांग पे चर्चा है। आज मैं वो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री का मैं शुरुआत करने का मेरा 5 दिन से मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ, उसमें शुरुआत करूँ डिस्कशन, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है देश के लिए। मैं तो मानूंगा ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और मुझे दुख लग रहा है कि इसमें सत्ता पक्ष भी इसमें उतना ही गुनहगार है जितना मैं मानूंगा विरोधी पार्टियां हैं। क्योंकि देखिए, कम से कम सदन चलने का एक बहुत बड़ा भूमिका और दायित्व रहता है सत्ता पक्ष का, और सत्ता पक्ष ही इस बार देखने को मिल रहा है ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ ये ठीक नहीं है। और अभी जो भी बचा है, जितना दिन भी बचा है ये सत्र का, मैं आपके माध्यम से सारे राजनीतिक पार्टियों को मैं विनती करूंगा कि कम सदन को चलने दीजिए। आपका जो मुद्दा है उसको आप बोलिए, सदन में बोलिए, बोल के आप लोगों के सामने रखिए। ठीक है, आपको लगता है राहुल गांधी ने देश के खिलाफ, देश के बाहर कहा है, गलत है, लेकिन उसको आप सदन को अचल कर रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है? तो इसमें मैं हमेशा मानता हूँ उम्मीद से दुनिया कायम है, तो चलेगी सदन, देखते हैं क्या होता है, लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं। जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और अखिलेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार जो कि बहुत बारीक नजर रखते हैं संसदीय कार्रवाई पर, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, 5 मंत्रालयों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा होने वाली है, जिसमें रेलवे पर सबकी निगाह है। कितनी महत्वपूर्ण रहती है ये चर्चा, और रेलवे के संदर्भ में ये कितनी खास हो जाती है? देखिए, दोनों सांसदों ने बताया कि बहुत जरूरी था कि ये दोनों बिल पास होते, प्रॉपर तरीके से चर्चा होकर, और सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं सांसद, उनकी बातें सुनी जाती और जो भी उसमें गुंजाइश होती उनको एकोमोडेट करने की, उसके अकॉर्डिंगली कुछ थोड़े बहुत चेंजेस लाने की। तो वो एक होता है कि वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहां से एक पल्स लेकर के आते हैं और इसके अकॉर्डिंगली अपनी बात को रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली बिल तो दोनों पास हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गिलोटिन, जिसकी संभावना है कि आज इन्वोक हो जाएगा और ये दोनों बिल पास भी हो जाएंगे, क्योंकि पास करना जरूरी है सरकार चलाने के लिए, जो भी रेलवे संबंधित और भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके खर्चे को चलाने के लिए। लेकिन बिल्कुल सही कहा दोनों सांसदों ने कि इस पर अगर चर्चा होती तो एक हेल्दी तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाता और आम जनता की भी उसमें भागीदारी हो जाती, कि चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, एक जमीनी तौर पे उनके पास फीडबैक होता है, उसके अकॉर्डिंगली आकर के अपनी बात कहते और हिसाब से ये बिल पास होते। अनफॉर्चुनेटली
सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने देखा लगभग ये 8वां दिन है, एक भी दिन प्रॉपर तरीके से हाउस चल नहीं पाया। और आगे भी चूंकि 2 दिन पहले दोनों सदनों के सभापतियों ने बैठक बुलाई थी फ्लोर लीडर्स की, और उसमें एक समझौते की को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें भी जो फ्लोर लीडर्स ने कंडीशन वही रखी, बीजेपी के लोगों ने भी यही रखी, ठीक है आप जब हम इन बिल्स को लाएंगे तो हम चर्चा करेंगे उस पर, तो आप जो भी जिस मुद्दे पर आपको बोलना है आप बोलिए। लेकिन राहुल गांधी जो विदेश में जाकर के भारत के खिलाफ या लोकतंत्र के बारे में जो चर्चा की है, और जो विदेशी देशों से, अन्य देशों से जो एक इंटरवेंशन की डिमांड की कि डेमोक्रेसी जो है नीचे जा रहा है भारत में, उसको लेकर के बड़ा ही स्पष्ट रूप से सरकार के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि भाई माफीनामे पर तो हम बिल्कुल अडिग हैं, वो नॉन नेगोशिएबल है, और उसी चीज को कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मामले पर अटका हुआ है और आगे भी कोई संभावना नहीं है कि कोई इनके आपस में कोई भी एका होने की कोई गुंजाइश है। तो स्टेलमेट अभी बना रहेगा ही, और उसी को देखते हुए मुझे लगता है कि आज क्योंकि ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है सरकार की कि ये बिल्स पास कराए जो बजट से रिलेटेड होते हैं, देश के कामकाज चलाने के लिए, खर्चों का निर्वहन करने के लिए। तो ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से बिल को पास करना पड़ रहा है, क्योंकि चर्चा की अभी भी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। जी हाँ, चर्चा की गुंजाइश तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन लोकतंत्र में हमेशा ही चर्चा की गुंजाइश भी बनी रहती है। अब एक नजर डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची में कौन कौन से कार्य सूचीबद्ध हैं उस पर। राज्यसभा में आज कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कामकाज पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही 5 अन्य मंत्रालय वस्त्र, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, ग्रामीण विकास, सहकारिता और रेल के कार्य पर चर्चा किया जाना भी सूचीबद्ध है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और साथ ही सदन के पटल पर अहम पत्र भी रखे जाना कार्यसूची में शामिल है। सांसद संजय सिंह और डॉक्टर सस्मित पात्रक को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी आज दी जाएंगी। राज्यसभा की कार्यसूची में कई अहम प्रतिवेदन और प्रस्ताव भी पेश किए जाना सूचीबद्ध है। सांसद तिरुचि शिवा उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, सांसद सुजीत कुमार याचिका संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन, सांसद डॉक्टर अमर पटनायक वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, सांसद राम भाई हरिजी भाई मोकरिया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और सांसद गीता उर्फ चंद्र प्रभा सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगी। अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आवाज नहीं आ रही है? आज की अगर बात करें तो संसद की कार्रवाई थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। आज 8वां दिन है बजट सत्र के दूसरे चरण का, और ये भी एक जानकारी है कि राज्यसभा सभापति ने आज भी विभिन्न दलों के सांसदों की एक बहुत महत्व की बैठक भी बुलाई है। क्या कुछ जानकारी है और जो सूचीबद्ध है वो कार्य किस तरीके से आगे बढ़ेंगे सदन के भीतर? देखिए, निश्चित तौर पे प्रतिबिंब जब भी ऐसी स्थिति आती है कि सदन में गतिरोध ज़्यादा लंबा चलने लगता है तो राज्यसभा के सभापति ये पहल लेते हैं। यहाँ तक कि कई बार जो है ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन बेंचेज के बीच में भी औपचारिक अनौपचारिक चर्चाएं होती हैं। इन सारे के बीच में भी अगर मामला नहीं सुलझता है तो बार बार ऐसा करना पड़ता है, और आज इसी पहल के तहत राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज एक बैठक बुलाई है। और इस बैठक में सदन के नेता तो रहेंगे ही, विपक्ष के नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने भी कंफर्म किया है, और मेरी जानकारी के अनुसार वो भी बैठक में मौजूद है। लेकिन इसके पहले एक बैठक और हुई है प्रतिबिंब, और वो बैठक हुई है अपोजिशन पार्टीज़ की। उन अपोजिशन पार्टीज़ की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में जो है उसमें 14 दलों के सदस्य, फ्लोर लीडर्स या नेता कहें, वो मौजूद थे। और उसके बाद वो गए हैं सभापति धनखड़ से मिलने, और उनके साथ जो ट्रेजरी बेंच के नेता हैं उनके साथ बात होगी। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है सभापति की तरफ से, क्योंकि सभापति लगातार सदस्यों से अपील कर रहे हैं, और न सिर्फ अपोजिशन से बल्कि वो ट्रेजरी बेंच के सदस्यों से भी अपील कर रहे हैं कि सदन को चलाने में मदद करें, सहयोग करें। तो इस लिहाज से उनकी यह पहल काफ़ी महत्वपूर्ण है।
देखना काफ़ी अहम होगा कि किस तरीके से उनके जो उनकी अपील है उनकी अपील को एड्रेस किया जाता है, और जब फ्लोर पे क्या स्थिति रहती है 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है। क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है कि बैठक में कुछ बातें होती हैं, फिर अचानक दलों की रणनीति में कोई परिवर्तन होता है तो फ्लोर पे एक नई स्थिति उत्पन्न होती है। तो यह देखना काफ़ी रोचक होगा लेकिन इसके साथ साथ एक यह भी बता दूं कि एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो राज्यसभा का जो एक 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय होता है, कह सकते हैं कि बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी उसमें तय करने का समय होता है, और इसीलिए शून्यकाल को राज्यसभा में पहले रखा गया और प्रश्नकाल को राज्यसभा में उसके बाद ठीक शून्यकाल के बाद रखा गया, ताकि सदस्यों की जो भी बातें हैं वो सबसे पहले जो भोजनावकाश के पहले आ जाए। और आज शून्यकाल की अगर बात करें तो 15 शून्यकाल के मामले हैं जो सदस्य उठाना चाहते हैं। उसमें की कह सकते हैं कि एक जो नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा, जो कि सरकार भी बहुत महत्व देती है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अभी चुनाव भी हुआ, उसमें 90,000 करोड़ का जो अनयूटिलाइज्ड फंड है उसके बारे में एक अजित कुमार भुइया है, उन्होंने इस मामले पे सरकार को चेताया है, सरकार को जानकारी दी है कि उसका क्या करना है। उसके अलावा बीजेपी के हैं सुखदेव राव भोंडे, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जो योजना है ग्रामोदय योजना, उसकी जो सीमा है 2.5 लाख तक बढ़ाई जाए। उसी तरह फौजिया खान का है कि महाराष्ट्र में ओनियन के प्याज बहुत बढ़ गए हैं, इस पे सरकार को पहल लेनी चाहिए। अमर पटनायक जो बीजेडी के सांसद हैं, उन्होंने नरेगा में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में रिफॉर्म की बात कही है, ताकि जो डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो डिमांड सप्लाई का गैप पूरा हो। तो ये विनय विश्वम ने लैंडलेस को हाउस लैंड ये सब देने की बात की। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो शून्यकाल में उठाए जाने हैं। 15 शून्यकाल के मामले हैं। और उसके बाद अगर प्रश्नकाल में आएंगे, अगर प्रतिबिंब, तो प्रश्नकाल में भी 15 जो है स्टार्ट क्वेश्चन है और 160 अनस्टार्ट क्वेश्चन। जी, बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। अखिलेश जी कि क्या कुछ प्रश्नकाल में महत्व के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, वापस आपके पास आएंगे। अभी तक की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सुजीत जी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कार्यसूची तो बहुत महत्व की है, और आपने भी बताया कि 5 विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर आज चर्चा भी होनी सूचीबद्ध है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 15 अलग अलग ऐसे मुद्दे हैं जो शून्यकाल के भीतर उठाए जाने वाले हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में तो 90,000 करोड़ रुपए का फंड ऐसा है जिसका उपयोग ही नहीं हो पाया। कितना महत्व का ये आपको लगता है मुद्दा है जो शून्यकाल के भीतर आज समय मिला तो उठाया जाएगा? देखिए प्रतिबिंब जी, मैं हमेशा ये मानता हूँ और कई बार कह चुका हूँ इसी प्रोग्राम में, प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चलना चाहिए। भले ही ठीक है, आपको अगर डिसरप्शन भी करना है, गतिरोध करना है तो बिल के समय आप कर लीजिए दोपहर के बाद, लेकिन जो 11 से 1 जैसे अखिलेश जी बता रहे थे, ये बहुत ही अहम समय होता है, 2 घंटा प्रश्नकाल और शून्यकाल का। और मुझे इतना दुख होता है, कितने उम्मीदें लेके सांसद आते हैं, लोगों की समस्या देखिए। नॉर्थ ईस्ट 90,000 करोड़ रुपए का है, एक होमलेस पर्सन का एक आज मुद्दा है, ओनियन प्राइसेस है, नरेगा का है, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं देश भर में, मेडिकल प्रोफेशनल, उनका एक विषय है आज शून्यकाल में। तो इतने अहम मुद्दे हैं देश के, लेकिन मुझे लग नहीं रहा चलेगा प्रश्नकाल और शून्यकाल और प्रश्नकाल भी चलने का उम्मीद बहुत ही कम है। तो चलिए, लेकिन हम लोग तो उम्मीद ही जता सकते हैं, और अगर उम्मीद के अनुसार आज प्रश्नकाल और शून्यकाल चलता है और उसमें विभिन्न महत्व के मुद्दे उठाए जाते हैं, जिसमें से नॉर्थ ईस्ट के इस अनयूज्ड फंड की बात भी है। किन स्थितियों में ऐसा होता है सुजीत जी कि जब इस तरीके के फंड इस्तेमाल किए बगैर ही रह जाते हैं, और फिर उसका आखिरकार होता क्या है? हाँ देखिए, ये तो अभी इसको जवाबदारी डोनर है डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। तो ये अभी 90,000 करोड़ रुपए का जो अनयूटिलाइज है, इसका अभी विश्लेषण होना है कि कौन सी मिनिस्ट्रीज के फंड्स अभी इसमें स्पेंड नहीं हुए हैं। और ये क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन पे ज़्यादा फोकस है अभी, ये सरकार का पूर्वोदय जो है फोकस, तो इसमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि इतना बड़ा जो राशि अभी तक अनयूटिलाइज्ड है। तो इस पर भी अगर जैसे एक सवाल आज आया है शून्यकाल में, तो मैं मानता हूँ इसको सरकार पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन इस पे विश्लेषण करेगी कि क्यों अनस्पेंट है और करेक्टिव स्टेप्स क्या लिया जाना चाहिए, ताकि जो फंड एलोकेशन हो रहा है
उसको 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 ठीक से यूटिलाइजेशन होकर नॉर्थ ईस्ट का जो विकास, विशेषकर उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का विकास जरूर होना चाहिए। जी और जी हाँ, तो इसमें कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री और जो राज्य सरकार है की जरूर इसमें मतलब कुछ कलेक्टिव स्टेप्स लेने की जरूरत है। जी जी और हमने प्रश्नकाल की भी बात कही थी। लोकसभा के भीतर प्रश्नकाल में कौन कौन से महत्व के प्रश्न आज पूछे जाने वाले हैं पशुपति नाथ जी? इसमें उज्ज्वला, जिसको लेकर बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने का प्रयास उज्ज्वला के माध्यम से किया गया है। उज्ज्वला योजना से जुड़ा हुआ एक सवाल भी आज प्रश्नकाल की अगर लोकसभा के भीतर बात की जाए तो आज पूछा जाने वाला है। देखिए, प्रश्नकाल के अलावे जो शून्यकाल है, इसमें लोग अपनी बात को उठाते हैं, समस्या को उठाते हैं, चाहे वह क्षेत्र की समस्या हो, देश की समस्या हो, और उसमें जो बातें आती है उसका उस समय सरकार जवाब नहीं देती है, या बाध्यता नहीं है। और बाध्यता क्या, लेकिन यह अभी जो मोदी जी की सरकार है, मैं देख रहा हूं कि बहुत से प्रश्नों को जो शून्यकाल में उठाया गया है उसका जवाब भी उस विभाग का मंत्रालय भेजता है। तो निश्चित रूप से शून्यकाल में जन समस्याओं का महत्वपूर्ण विषय को उठाने का अवसर मिलता है, लेकिन यह उससे कोई वहाँ पर निदान हो जाए लोकसभा में, यह आवश्यक नहीं। तो निश्चित रूप से ऐसे बातों की चर्चा हो, और उसमें अगर प्रश्नकाल में यह शून्यकाल के जो 90,000 करोड़ और इतनी लंबी तो वह समस्या अगर प्रश्नकाल में आ जाए तो हमें लगता है कि वह प्रश्नकर्ता भी और काफ़ी लोग इस सवाल को उसमें पूरक प्रश्न में भी सरकार को स्पष्ट करने का एक अवसर भी मिलेगा। और इसलिए इस व्यवस्था में यह महत्वपूर्ण है कि प्रश्नकाल में वह सवाल जो अति महत्वपूर्ण है उसको लाने का प्रयास किया जाए। जी जी अखिलेश जी, यहाँ पर बात चल रही है प्रश्नकाल और शून्यकाल बेहद महत्व का होता है, और तमाम सांसद अलग अलग दलों की भी बात कर लें तो भी निजी तौर पर ये मानते हैं कि प्रश्नकाल और शून्यकाल बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से उनको एक अवसर मिलता है प्रश्नकाल के माध्यम से और शून्यकाल के माध्यम से वो जनता से सरोकार रखने वाले विषयों को और मुद्दों को सदन के भीतर रख पाए। यहाँ पर एक सवाल वो शून्यकाल के भीतर राज्यसभा में पूछा जाने वाला है, जो हमारे सहयोगी ने उसकी जानकारी दी है, और यहाँ पर सुजीत जी से हमारी बात भी हुई है। 90,000 करोड़ इस्तेमाल नहीं हुए हैं नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए जो आवंटित किए गए थे या जो राशि भेजी गई थी। अब उसका क्या कुछ हो सकता है और किन स्थिति में वो बिना इस्तेमाल के रह जाती है राशि, एक बहुत बड़ा सवाल है। चूंकि ये शून्यकाल में पूछा जाएगा, इसका लिखित जवाब नहीं आएगा। देखिए, ये हम लोगों ने इसके पहले जो एक परंपरा देखी थी कि कम से कम जो शुरू के 2 घंटे होते हैं प्रश्नकाल और शून्यकाल, इसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं होता था या बहुत कम होता था, और थोड़े बहुत प्रोटेस्ट के बाद दोनों पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग भी मान जाते थे और अपनी सीट पर चले जाते थे, जिससे चर्चा शुरू हो जाती थी। ये 2 घंटे बड़े सैक्रोसैंक्ट माने जाते थे, क्योंकि आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उसमें उठाया जाता है। सरकार की जवाबदेही होती है, वो अपने तरीके से जवाब देती है, कभी कभी हाउस में डायरेक्टली इमीडिएटली और कभी कभी बाद में पोस्टल माध्यम के थ्रू भेजा जाता। तो शुरुआत में हम लोगों ने देखा इस सेशन के पहले कि दोनों पक्षों में एक इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती थी कि कम से कम ये 2 घंटे, क्योंकि वो किसी पार्टी विशेष को बिलोंग नहीं करता है, वो पूरे हाउस को बिलोंग करता है, सारे सांसदों को बिलोंग करता है, और एक लॉटरी के माध्यम से उनका चयन होता था, उनका सिलेक्शन होता था, और वो अपनी बात को रखते थे। और कई बार हम लोगों ने देखा कि कुछ डेज को डेडिकेट कर दिया गया महिलाओं के लिए, फर्स्ट टाइम एमपीज के लिए, नए एमपीज के लिए। तो इस तरह से करके एक ये भी शुरू में देखा गया था कि स्पीकर ने ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा चांसेस दिए जो पहली बार आए और अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से रखना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये भी समय जो है वो
शोर शराबे की वजह से फंक्शन नहीं हो पा रहा है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आपने जिस डोनियर डिपार्टमेंट के जो बजट के बारे में बात की, जो खर्चे के बारे में बात की, वो केवल एकमात्र नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इन प्रश्नों के माध्यम से ही सरकार के पास जाती थी और उसका निदान हो जाता था। मुझे लगता है कि कम से कम अभी भी समय है, कुछ दिन अभी शेष हैं, और पक्ष और विपक्ष को इस पर तो कम से कम एक एग्रीमेंट होना ही चाहिए कि ठीक है, वो अपने तरीके से विरोध करते रहेंगे, लेकिन कम से कम ये 2 घंटे जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता है, वो सारे सांसदों को बिलोंग करता है और प्रायोरिटी बेसिस पर वो अपने मुद्दों को रख पाते हैं, तो कम से कम उसको चलने दीजिए। जी, और राज्यसभा में पूछे जाने वाले सवालों की भी बात कर लेते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से 3 सवाल पूछे जाने हैं। इन सवालों में से एक सवाल हरित कौशल विकास कार्यक्रम से संबंधित होगा। प्रश्न के माध्यम से इस कार्यक्रम के लिए आवंटित और खर्च की गई राशि का विवरण मांगा जाएगा। इसके साथ ही आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सवाल के माध्यम से सांसद राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों के बारे में जानकारी मांगेंगे। अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश, कुछ प्रश्नों का जिक्र हमने यहाँ पर कर दिया है। मोटे तौर पर क्या कुछ आज प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा के भीतर पूछे जाने हैं? देखिए, प्रतिबिंब प्रश्नकाल ऐसा होता है, वो सबके लिए एक बड़ा पिटारा होता है, और ये पिटारा इसलिए होता है कि अनस्टार्ड और स्टार्ड 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, और अनस्टार्ड क्वेश्चन जो होते हैं 160 उसकी संख्या है, जिसकी कि सवाल लिखित तौर पे सदन के पटल पे रख दिए जाते हैं और वो फिर सबको ऑनलाइन या हार्ड कॉपी में उपलब्ध होता है। तो एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा खजाना है जो सरकार अपने उत्तर के माध्यम से लोगों को देती है कि किस चीज़ की क्या स्थिति है, और यह एक रिकॉर्ड के लिए और रिसर्च और जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब सदन जब चलती है, कार्यवाही चलती है, उस समय 15 क्वेश्चन जो होते हैं स्टार्ट कैटेगरी के होते हैं, जिसके कि लिखित सवाल भी जवाब भी दिए जाते हैं और सदन के पटल पर सांसदों को पूछने का भी अधिकार होता है। और इसमें न सिर्फ वो सांसद जिनके नाम से वो प्रश्न चिन्हित है, बल्कि उसके अलावा भी अन्य सांसद उस पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एक तरह से उस प्रश्न के दायरे में बहुत ही कम्प्रहेंसिव एक तरह की छोटी चर्चा और एक जानकारी मिल जाती है। तो इसलिए माना जाता है कि प्रश्नकाल का जो यह दौर है, यह समय है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कहें कि 15 जो सवाल हैं उसमें कि 3 सवाल जो हैं वो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट से हैं, उसके अलावा 3 सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं, उसके बाद 3 सवाल टूरिज्म सेक्टर से हैं, 2 सवाल आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से हैं, उसके बाद लॉ एंड जस्टिस, कल्चर, नॉर्थ ईस्ट और अर्थ साइंस से संबंधित एक सवाल है। लेकिन इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है प्रतिबिंब कि आज प्रधानमंत्री के साथ भी सवाल जवाब का दिन होता है, और ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री भी सदन में मौजूद रहते हैं ऐसे समय में। हालांकि उनके नाम से आज सीधे कोई सवाल नहीं रखा गया है। तो कह सकते हैं कि अगर ये मामला सारा दिखा तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और कई बार कहें कि इस पर काफ़ी चर्चा भी हो चुकी है कि ईसी और सीईसी के अपॉइंटमेंट। अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि सीईसी के अपॉइंटमेंट के लिए आप विपक्ष के अलावा सरकार और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखिए और उनकी एक कमेटी बनाइए जो तय करे कि सीईसी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा और किस नाम पे होगा। तो इस पे सरकार को भी जवाब देना, और निश्चित तौर पे अगर ये सवाल आया है तो इस सवाल का जवाब काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी रोचक आएगा। और इसमें तकरीबन सभी दलों के सदस्य जो हैं उनकी जिज्ञासा है कि सीईसी के अपॉइंटमेंट के बारे में सरकार का क्या कदम होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब तक आप इसके बारे में कोई कानून नहीं बना लेते हैं तब तक यही एक कमेटी, 3 लोगों की कमेटी एक काम करेगी सीईसी के अपॉइंटमेंट में, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी और कह सकते हैं कि कोई सवाल इस पर आशंका ना उठा पाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सीईसी वाला। दूसरा एक और महत्वपूर्ण सवाल जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, देखिए क्लाइमेट चेंज का मामला है। अभी पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए इसके बारे में चर्चा चलती है। सरकार तरह तरह के एक्शन लेने की बात करती है, और उसमें भारत ने भी 2017 तक 0 कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है, और इसमें फॉरेस्ट कवर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एक सवाल आया है नदीमुल हक की तरफ से कि इस देश में पूरे फॉरेस्ट कवर की क्या स्थिति है, और इस फॉरेस्ट कवर की स्थिति की जानकारी के माध्यम से फॉरेस्ट कवर के बारे में जो कई तरह की पिछले दिनों देश और विदेश में भी खबरें आई कि फॉरेस्ट कवर भारत का इतना है, फॉरेस्ट कवर के बारे में कई तरह की आशंकाएं भी व्यक्त की गई।
की गई थी। तो इस बारे में सरकार का जो निश्चित तौर जी। पे जो जवाब आएगा वो काफी तो निर्णायक काफी होगा, महत्व के क्योंकि सवाल आज फॉरेस्ट पूछे जाने वाले हैं अखिलेश जी, और आपने इन महत्वपूर्ण सवालों पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारे सहयोगी बता रहे थे सुजीत जी की बहुत महत्व के प्रश्न आज प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री से भी सवाल आज पूछे जाते हैं। सवाल अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का एक दिशा निर्देश भी इस पर आया था सीईसी को लेकर, चीफ इलेक्शन कमीशन को लेकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उस पर सरकार की प्रतिक्रिया जो है मोटे तौर पर नहीं मिल पाई थी। तो क्या माना जाए, आज जब सदन के भीतर राज्यसभा में ये सवाल उठाया जाएगा तो सरकार का क्या कहना है, प्रधानमंत्री इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, वो सामने आ पाएगी बात? देखिए, आज देखिए जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में भी आता है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, जो 1973 केशवानंद भारती जजमेंट में आया था। तो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राय आया था बीच में, और उस पर एक सवाल आज जो प्रश्नकाल में आज संसद में आज है स्टार्ट क्वेश्चन के तौर पे, तो इस पे सरकार की जवाबदारी है कि इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस को लेके। तो मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री जी आएंगे सदन में, लेकिन इस पे अगर आज सदन ठीक से चले तो कम से कम सरकार की क्या व्यू है, उसकी क्या राय है, इसके बारे में हमको पता चलता। कई सारे विपक्ष पार्टियों ने कहा है कि सरकार का हस्तक्षेप हो रहा है इलेक्शन कमीशन में, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं नहीं जानता हूँ हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं बोल रहा हूँ सब विपक्ष पार्टियाँ, खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्ष पार्टियाँ कह रही हैं। तो एक बहुत ही अहम मुद्दा है, इस पे हम लोग जो सरकार की क्या सोच है, क्या विचार है, इस पे हम लोग सुन पाते और जान पाते, लेकिन सदन चलेगी तभी ना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, फॉरेस्ट कवर को लेके एक है, मजदूर, कितने मजदूरों की मृत्यु हुई है पिछले 3-4 साल में, इस पर एक सवाल है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्य को लेके एक सवाल है। एक बहुत अच्छा सवाल है आज तमिलनाडु में जो मूर्तियां और जो मूर्तियों की चोरी को लेके, मंदिर की रक्षण को लेके एक सवाल है। तो इतने अच्छे अच्छे सवाल हैं, लेकिन संसद चलेगी तभी ना। जी, ये तो प्रश्नकाल की बात हो गई है। अगर बात करें, जैसा कि हमने भी पहले भी इस बात का जिक्र भी किया है, लेकिन वो थोड़ी सी उस बात को हम विस्तार नहीं दे पाए हैं। अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज पर भी चर्चा आज सूचीबद्ध है, जिसमें एक मत्स्य पालन पर भी जो है चर्चा सूचीबद्ध है। ये मैं प्रश्न आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ चूंकि कोस्टल एरिया से आप आते हैं, जो है आपका क्षेत्र एक जो है समुद्री तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर मत्स्य पालन जो है एक बहुत बड़ा विषय है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस विषय को, कितनी महत्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए इस पूरे विषय को लेकर? देखिए प्रतिबिंब जी, हर मंत्रालय का जो अनुदान की मांग है इस पर चर्चा होनी चाहिए, और हर मंत्रालय का मांग बहुत ही अहम है। अब जहाँ तक फिशरीज़ का आप बात कर रहे हैं, या जो उड़ीसा एक कोस्टल स्टेट है, 480 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, और ये बहुत सारे जो हमारे फिशरमैन हैं उनकी लाइवलीहुड को लेके है। बहुत सारे अभी एक 100 करोड़ रुपए का एक मंत्रालय से जो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट को भी अभी एक अनुदान मिला है कि फिशरमैन की लाइवलीहुड का, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग को लेके। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, अभी एक्सपोर्ट का बात हो रहा है, अभी साउथ ईस्ट एशिया को एक्सपोर्ट हो रहा है फिशरीज एंड मेराइन प्रोडक्ट्स। तो इसमें मतलब देश की इकोनॉमी को लेके, रोजगार को लेके कई सारे रिलेटेड मुद्दे हैं ये मंत्रालय का। तो इस सब पे चर्चा हो सकती थी अगर चर्चा होगी तो। और मुझे लगता है समय समाप्त हो रहा है, चूंकि आप दोनों माननीय सांसदों को संसद की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिए जाना होगा। पशुपति नाथ जी, आपकी आखिरी टिप्पणी हमने उज्ज्वला के संदर्भ में आपसे जानने की कोशिश की, चूंकि आज प्रश्नकाल में महत्व का प्रश्न आज पूछे जाने वाला है। अगर आप सीसी के संदर्भ में कोई टिप्पणी करना चाहें, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक दिशा निर्देश आया था, उसको लेकर क्या कुछ सरकार की मंशा है, वो बात सामने आ जाएगी अगर इस विषय का उत्तर सदन के भीतर दिया जाता है तो। पशुपति नाथ जी। देखिए, सरकार की अस्पष्ट मान्यता है, और अभी जैसा कि बतला रहे थे राज्यसभा में भी सुप्रीम कोर्ट और इन न्यायपालिका का हम पूर्णतः आदर करते हैं। दूसरी बात है कि
सदन का भी पूर्ण रूपेण से आदर कर जितने माननीय सदस्य हैं उनके सवालों का जवाब मोदी सरकार दे रही। कहीं वो छिपने की बात तो है नहीं, सदन चले या ना चले, लेकिन लिखित उत्तर तो आ जाता है। लिखित उत्तर आता है तो उस पर पूरक प्रश्न का जहाँ तक सवाल है और सवाल खड़े किए जा सकते हैं। सरकार के अगर जवाब से संतुष्ट नहीं है तो और सवाल को खड़ा किया जा सकता है, लेकिन उसके जवाब तो आते हैं। तो निश्चित रूप से सदन का गठन, जो कहते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर भारत का सांसद है, अब इस लोकतंत्र के सबसे बड़ा मंदिर है तो इसकी गरिमा को बरकरार रखना यह हम सबों का पक्ष और विपक्ष का काम है और निश्चित रूप से उस भूमिका को हम सबों को निभाना चाहिए। जी, और मैं चाह रहा था कि एक टिप्पणी जो है अखिलेश कुमार सिंह जी से भी ले लेता, लेकिन समय जो है कह रहा है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है और दोनों माननीय सांसदों को जाना है सदन के भीतर। अखिलेश जी, आप हमसे जुड़े वर्चुअली और बहुत सारे बिंदु पर प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दोनों माननीय सांसदों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, स्टूडियो के भीतर आए और बहुत सारे बिंदुओं को यहाँ पर स्पष्ट किया। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विद्युत और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद क्वीन ओझा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पीएनजी कनेक्शन से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। सांसद एकेपी चिनराज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से मिलावटी डीजल और पेट्रोल की बिक्री से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद तापिर गांव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से बेघर लोगों की संख्या से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर वेंकट सत्यवती बिस्सेटी जल शक्ति मंत्रालय से पोलावरम परियोजना के कारण विस्थापित परिवार से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद गिरीश भालचंद्र बापट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ के विस्तार से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद कुमारी राम्या हरिदास नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ा हुआ एक महत्व का सवाल पूछने वाली है। सांसद डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित जल शक्ति मंत्रालय से जल जीवन मिशन हेतु धनराशि से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद अशोक कुमार रावत विद्युत मंत्रालय से एकीकृत विद्युत विकास योजना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद दिलीप शैकिया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद थॉमस चांजी कार्डन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019 के प्रभाव से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद संजय यादव जल शक्ति मंत्रालय से CADWM की देश भर में वर्तमान स्थिति क्या है उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद रविंदर कुशवाहा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से सौर ऊर्जा से उत्पादन से जुड़ा हुआ एक महत्व का सवाल पूछेंगे। सांसद दिनेश चंद्र यादव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से कच्चे तेल की कीमत से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर M.K. विष्णु प्रसाद नागर विमानन मंत्रालय से तमिलनाडु में विमानपत्तनों पर अवसंरचना का विकास से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद जगदम्बिका पाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से दिल्ली में यातायात जाम की समस्या से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद गजेंद्र उमराव सिंह पटेल विद्युत मंत्रालय से ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद दीपक बैज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से वाणिज्यिक और घरेलू
एलपीजी की कीमत से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद हेमंत तुकाराम गौड से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद खगेन मुर्मू जल शक्ति मंत्रालय से जल शक्ति अभियान से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। बात कर लेते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी, श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, अंतरिक्ष, पर्यटन मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालय से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। सांसद एस सेल्वाग बेधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थानों के कार्य निष्पादन से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद सुशील कुमार गुप्ता श्रम और रोजगार मंत्रालय से कारखानों में कर्मकारों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद मोहम्मद नदीमुल हक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से देश में वन क्षेत्र के आंकड़ों से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से हरित कौशल विकास कार्यक्रम से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी पर्यटन मंत्रालय से उत्तराखंड में पर्यटक गाइडों के क्षमता निर्माण से जुड़ा हुआ सवाल करेंगी। सांसद शक्ति सिंह गोहिल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से शोधार्थियों से संबंधित मुद्दों से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद मुकुल बालकृष्ण वासनिक विधि और न्याय मंत्रालय से ईसी और सीईसी की नियुक्ति करने हेतु कानून से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद रामनाथ ठाकुर श्रम और रोजगार मंत्रालय से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा किए गए रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स रिटायर्ड पर्यटन मंत्रालय से उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन दिए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद राम भाई हरजी भाई मोकरिया पर्यटन मंत्रालय से G20 से संबंधित टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद शांता क्षत्रिय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से रायडॉक और संकोश नदियों के कारण उत्पन्न हुए खतरे से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में महासागर सेवाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद सदोष कुमार पी उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से पूर्वोत्तर क्षेत्र में नए उद्योग से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद एम मोहम्मद अब्दुल्ला संस्कृति मंत्रालय से तमिलनाडु में स्मारकों, विरासत स्थलों के संरक्षण से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।